नमस्कार, मैं प्रियंका चतुर्वेदी आज के हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय बियानी सर। आज हम सर से बात करेंगे यूथ के बारे में, यूथ की स्ट्रेस के बारे में, हाइपरटेंशन जो यूथ में बढ़ रहा है क्योंकि एग्ज़ाम टाइम आ रहा है तो बच्चों में बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम स्ट्रेस बढ़ रहा है और इतना बढ़ रहा है कि वो सुसाइड करने पे भी उतारू हो रहे हैं। आए दिन हम अखबारों में इन सुसाइड्स की खबर पढ़ते हैं। तो आइए हम जानते हैं सर से बेसिकली इसके पीछे कारण क्या रहता है कि बच्चे इस ओर क्यों चले जाते हैं। प्रियंका आपने काफ़ी बताया, ठीक बोला है कि इन दिनों एग्ज़ामिनेशन डेज़ है, बच्चों में तनाव है, स्ट्रेस है, हाइपरटेंशन है और ये जैसे जैसे एग्ज़ामिनेशन पास में आते ही ये इंक्रीज़ होता जाता है और जब ये एक्सट्रीम पर पहुंच जाता है तो कुछ इस तरह की खबर आती है। कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स को चिट्ठी लिखते हैं, वाई आई शुड लीव, मुझे क्यों जिंदा रहना चाहिए। वास्तव में ये एक आधुनिक समाज की सबसे बड़ी समस्या है। बच्चों में अगर ऐसी भावनाएं आती है तो इसके पीछे कारण क्या है, इसे जान लेना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि एक यूथ किस वजह से चले जाता है, इसके पीछे रीज़न क्या है और उसके बाद फैमिली भी कितना बड़ा तनाव और स्ट्रेस वो पूरी ज़िंदगी के लिए छोड़ जाता है, इस पे तो मंथन होना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है इसके पीछे बेसिकली 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण है इमोशनल इम्बैलेंस होना, भावनात्मक असंतुलन पैदा हो जाना। और मुझे लगता है कि शायद आदमी आईआईटी में जाता है तो उसमें कुछ टैलेंट होता है, पीएमटी की तैयारी कर रहा होता है तो उसमें टैलेंट बहुत होता है, वो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है, वो मेरिट स्कॉलर स्टूडेंट होता है। उसके बाद में बावजूद भी हमें ये बात समझनी होगी कि हम सब लोग इमोशनल पर्सन्स हैं, हम सब लोगों की भावनाएं हैं, हमारे पास संवेदनाएं हैं, हमारे पास फीलिंग्स हैं और इसका रेस्पेक्ट होना चाहिए जो जाने अनजाने में पेरेंट्स नहीं कर पाते। बच्चे भावनात्मक रूप से असंतुलित हो जाते हैं और ये फिर जब भावनात्मक रूप से असंतुलन जो है वो मुझे लगता है कि सुसाइड की तरफ ले जाता है। और एक दूसरा भी रीज़न मुझे लगता है कि एक दूसरा रीज़न भी है, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हर पर्सन के अंदर होती है और ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो जैसे जैसे उभरने लगता है, एक यूथ अगर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को फोकस करने लगता है वो अपने आप को हीन भावना से ग्रसित हो जाता है और ये हीन भावना भी मुझे लगता है कि इस कांडा के पीछे एक दूसरा बड़ा कारण बनती है। और तीसरा मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी का जो ओवर एक्सपेक्टेशन है, जो एम्बिशन है वो बढ़ती जा रही है और बढ़ती एम्बिशन जो है वो युवा को इस ओर ले जाती है। इन 3 कारण के ऊपर अगर हम काम करें और इनका समाधान ढूंढने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि हम वास्तव में यूथ को एनर्जी दे पाएंगे, उसे पावर दे पाएंगे, इन घटनाओं को रोक पाएंगे। क्योंकि अभी इन दिनों जो कुछ घटनाएं हमारे सामने आई है उससे हमें ये एहसास हुआ है कि अब वो समय आ गया है जब हम इस ओर ध्यान दें और एग्जामिनेशन के समय पर ऐसे होने वाली घटनाओं को रोक दें। सर आपने कारण तो बहुत अच्छे से बता दिए, लेकिन आप ये बताइए कि ये इन कारणों से मतलब कैसे बचा जा सकता है, किस तरह से सोसाइटी के किस हिस्से को इस पर ज़्यादा काम करना होगा ताकि बच्चों में ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो आपने बताया या बच्चों के लिए जो ओवर एक्सपेक्टेशन हो रहा है उसको किस तरह से पेरेंट्स क्या करें, टीचर्स क्या करें और बच्चों को खुद को क्या करना चाहिए। हाँ, इसके बारे आपने ठीक बोला कि पेरेंट्स भी क्या करें और टीचर्स क्या करें, एक कॉलेज लेवल पे क्या काम किया जा सकता है और एक फैमिली लेवल पे क्या काम किया जा सकता है। मुझे लगता है कि फैमिली लेवल पे सबसे पहले काम करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा कारण तो ये होता है कि एक कम्युनिकेशन गैप बिल्ट हो जाता है फादर और सन में या फादर और डॉटर में या मदर और सन में और मदर एंड डॉटर्स में। फुर्सत नहीं किसी को, बस इतना सा करना है कि एटलीस्ट आप सुनिए उनको, आप उनकी बातों को सुनते जाइए, आप उन्हें सुनते जाइए वो क्या बोलना चाहते हैं। सुनने से भी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली हम सब लोग अपनी आधुनिक और भागदौड़ की ज़िंदगी में अपने बच्चों को सुनना भूल गए हैं, उन्हें समझना भूल गए हैं, उन्हें अपने पास बैठाना भूल गए हैं और इस वजह से मुझे लगता है एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है। मुझे लगता है अगर ये ऐसा भी होने लगेगा कि हम अपने डे टू डे टाइम में से अगर कुछ समय उनके लिए निकालेंगे, उन्हें बैठेंगे, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे तो ये घटनाएं कम होगी। दूसरा मुझे लगता है कॉलेज लेवल पे क्या एफ़र्ट हो सकता है, तो कॉलेज लेवल पे मुझे लगता है कि काउंसलर अपॉइंट किए जा सकते हैं, काउंसलिंग सेशन रखे जा सकते हैं और वो काउंसलिंग सेशन जो है वो इस तरह की घटनाओं को रोक सकते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटल्स हो या कॉलेज हो, हमारे यहाँ
इस तरह के काउंसलर जो है वो उनकी बहुत कमी है, और इस वजह से भी मुझे लगता है कि ये घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो इन्हें भी इस बात की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है कि अच्छे काउंसलर स्कूल और कॉलेज में रिक्रूट किए जाए ताकि इन घटनाओं को कम किया जा सके। बहुत अच्छी तरह से सर आपने बताया कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या उनके उपाय हो सकते हैं कि इस एग्ज़ाम स्ट्रेस से बच्चों को बचाया जा सके और वो सुसाइड करने की पोजीशन पे ना पहुंचे। सर आपको क्या लगता है हमारे इंडियन एजुकेशन में भी क्या कुछ खराबी है जिससे बच्चों का उसमें इंटरेस्ट नहीं बन पाता है कि वो बस स्ट्रेस लेके पढ़ाई को करते हैं? एक प्रैक्टिकल जो होनी चाहिए जैसे अदर कंट्रीज़ में होती है, जापान में होती है कि बच्चों को उसमें जोड़ा जाता है पढ़ाई से, यहाँ पे सिर्फ उन पे पढ़ाई थोपी जाती है। जैसे रटने वाले सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कम हैं और बच्चों का दिमाग ज़्यादातर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में ही लगता है। तो आपको क्या लगता है इसमें कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में और क्या सुधार किए जा सकते हैं? देखिए, ये सिस्टम तो हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है बुकिश नॉलेज को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दी जाती है, बुक पढ़ना। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था उसमें हम लोग अपने आप को समझने की कोशिश करते थे। एक बच्चा आत्महत्या से पहले बोलता है वाई आई शुड लीव, मुझे ज़िंदा क्यों रहना चाहिए। ये यूथ के दिमाग में चलता हुआ क्वेश्चन है, मुझे ज़िंदा रहना क्यों चाहिए। क्योंकि हमने अपने बारे में, खुद के बारे में जानना कम कर दिया है, पहचानना कम कर दिया है, और पूरा एजुकेशन सिस्टम बाहर की दुनिया के बारे में बातें कर रहा है। मुझे लगता है कि मॉरल एजुकेशन की बहुत बड़ी ज़रूरत है। लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ। विदाउट टू नो द ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ, अगर यूथ जी रहा है तो वो कभी भी डाइल्यूट हो जाएगा, कभी भी वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले इस बात की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि यूथ को ये समझाया जाए व्हाट इज़ द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ। डॉक्टर बियानी ने सबसे सही बात यही कही कि यूथ को सबसे पहले यह बताया जाए कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज लाइफ, तभी जाके इन सभी कारणों से उनको बचाया जा सकता है। ये सब बात की बातें हैं कि एग्ज़ाम स्ट्रेस हो रहा है, पढ़ाई में कमज़ोरी आ रही है, जब तक वो अपने आप के बारे में नहीं जानेगा तब तक इन स्ट्रेस से नहीं बच सकता। इसके अलावा भी मुझे प्रियंका ऐसा लगता है कि कैसे पता चलता है कि कोई बच्चा हाइपरटेंशन की तरफ जा रहा है या सुसाइड की तरफ जा सकता है। कुछ सिम्टम्स भी होते हैं जिन सिम्टम्स से ये फील होने लगता है। जैसे मान लीजिए कैसे पता चलेगा, तो मुझे लगता है कि अगर बच्चे को की याददाश्त कमज़ोर हो रही है, वो बार बार भूलने लगा है, वो किसी सामान को किसी जगह रखता है और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं रहता, ये एक इंडिकेशन है कि वो स्ट्रेस की तरफ जा रहा है। इसके अलावा भी देखेंगे अगर उसको नींद नहीं आ रही है या नींद लेने में दिक्कत आ रही है और वो कंटिन्यू डिप्रेशन के बारे में बात करने लगा है और देर रात तक जगने लगा है और उसको सिर दर्द रहने लगा है और बार बार कंटिन्यू 6 रोज़ से ज़्यादा शिकायत कर रहा है अपनी पढ़ाई को लेकर अपने पेरेंट्स को, तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि ये स्ट्रेस की तरफ जा रहा है। और इस केस में मुझे लगता है कि एक और अच्छी रेमेडी यूज़ हो सकती है कि मेंटल लेवल को बढ़ाना होगा, क्योंकि प्रेशर में तो है यूथ और एग्जामिनेशन प्रेशर भी कम नहीं होने वाले हैं, वो सब्जेक्ट और मार्क्स लाने का प्रेशर रहेगा, तो मेंटल स्ट्रेंथ पे बढ़ाना पड़ेगा। और यूथ, पेरेंट्स और टीचर्स को इस बात पर ध्यान देना होगा कि उसके साथ समय गुजारे, कुछ मेडिटेशन के बारे में उन्हें समझाएं, 15-20 मिनट मेडिटेशन की ट्रेनिंग दी जाए, इससे भी उसको मानसिक ताकत मिलेगी और मानसिक ताकत से वो स्ट्रेस को सहन करने में कामयाब होगा। तो हम सभी ने जाना एग्ज़ाम्स तो रहेंगे, एग्ज़ाम्स की स्ट्रेस भी रहेगी, लेकिन उनसे बचने के लिए केवल बच्चों को ही नहीं, उनके पेरेंट्स को, उनके टीचर्स को भी बच्चों पर ध्यान देना ज़रूरी होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर संजय बियानी सर, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच।